शुरुआत करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। चलो, इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। अब देखो इतिहास, अब देखो हम लोग इतिहास तो पूरा डिटेल से पढ़ना नहीं है, ताकि पता चल जाए कौन सा। सबसे पहले किताबें देखो, बहुत सारे स्रोत है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, चीनी यात्रियों का स्रोत है, ठीक है, साहित्यिक स्रोत है। ये सब नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट किताबें देखेंगे, क्योंकि पेपर में किताबें आते हैं। जैसे राज तरंगणी, राज तरंगणी पुस्तक किसने लिखी है? हाँ, तो राज तरंगणी पुस्तक किसने, देखो ये सब पुस्तक है, राज तरंगणी पुस्तक ये लिखी है कल्लड़ में, और इससे कल्लड़ और बिल्लड़ दोनों लिखी है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादातर जगह लिखा रहता है कल्लड़। इसको पूरा किया था बिल्लड़ ने, लेकिन कल्लड़ ही ऑप्शन में रहता है, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए रास तरंगड़ी से क्या पता चलता है? रास तरंगड़ी पुस्तक से कश्मीर का इतिहास पता चलता है। ध्यान रखना, राज तरंगड़ी पुस्तक से क्या पता चलता है? कश्मीर का इतिहास पता चलता है। कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राज तरंगड़ी से। फिर है पृथ्वी राज रासो, किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने इसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा करके लिखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो में बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा करके लिख रखी है, ठीक है। तो इसमें एक तरह से अतिशयोक्ति बता दे रखे हैं, बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। अच्छा, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी देती है। और आपको पता है पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय, 1191 और 1192। पृथ्वीराज चौहान, अगर अच्छा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी देती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी देती है, जानकारी देती है। और इसमें क्या बताता है? 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था? 1191 और ये 1192, ठीक है। किसके किसके बीच? तो ध्यान है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी है। जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो सेकंड में क्या होता? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की हुई। इतनी बातें जान लेना। चलिए फिर देखते हैं, बाण भट्ट, हर्षचरित है ना, हर्षचरित, हर्षचरित, ये सब पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित किसकी पुस्तक है? हाँ, हर्षचरित किसकी पुस्तक है? बाण भट्ट की। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्ष के दरबारी कवि थे, जाना ना। हर्षचरित हर्ष ने नहीं लिख रखा है, देखो बाण भट्ट ने लिखा है। पहला ऑप्शन हर्ष से जाता है कि हर्षचरित किसने लिखा, तो बाण भट्ट ने लिख रखा है, ठीक है। ये हर्ष के दरबारी कवि हैं, हर्ष के दरबारी कवि। और यहां से क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है कि हर्ष के शासन काल में कौन सी चीनी यात्री आया था? तो वेनसोंग आया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे वाला हर्ष के दरबार में कौन सा आया था? वेनसोंग आया था। हर्ष के दरबार में कौन आया था? तो चीनी यात्री, इसी को ट्रेवलर बोलते हैं। कल या परसों कोई पूछ रहा था सर ट्रेवलर क्या है, इसी को ट्रेवलर बोलते हैं। चीनी यात्री वेनसोंग आया था, ठीक है। इसकी पुस्तक आप जान ही रहे हैं, हाँ, पुस्तक है सी यू की,
सी यू की, ठीक है। अच्छा, वेनसांग को नीतियों का पंडित बोलते हैं, वेनसांग को क्या बोलते हैं? हाँ, नीतियों का पंडित बोलते हैं। यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, इसको यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, यात्रियों का राजकुमार। अच्छा, पूछा जाता है कि इन्होंने किस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, तो ध्यान रखना इसमें कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। किस विद्यालय में पढ़ा था? नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ली। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित कराया था गुप्त राजा ने, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती थी किसकी? बौद्ध धर्म की। ध्यान, 3 विश्वविद्यालय आपको दुनिया में याद रखना है, ठीक है। इधर लिख दे रहे हैं। एक क्या रखना है? तक्षशिला। अच्छा, तक्षशिला के संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तक्षशिला पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, उसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ा था। और ये भी जानकारी मिलती है जो चाणक्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से बने थे और बाद में वहीं पर क्या बन गए थे? प्रोफेसर बन गए थे। समझ रहे हैं? तक्षशिला इतिहास के 3 विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था और चाणक्य पढ़े थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पढ़े थे। अच्छा, चाणक्य सबसे ज्यादा उसको क्या आता था? धातु कला आता था। धातु का मतलब क्या? मिश्र धातु बनाना जानते थे। चाणक्य किसके प्रोफेसर से? मिश्र धातु बनाने में पारंगत थे। चाणक्य को क्या आता था? मिश्र धातु, मिश्र धातु बनाने में महारत हासिल थी। चलिए, दूसरा विश्वविद्यालय है, देखना कौन सा विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने स्थापित करवाया था। गुप्त वंश का राजा है कुमार गुप्त, गुप्त वंश का राजा। ध्यान रखना, कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये कहां पर है? बिहार के नालंदा में। नालंदा नाम का एक जिला है बिहार में, जो सब्जी उत्पादन के लिए बिहार का बहुत फेमस स्टेट है। सब्जी बहुत ज्यादा पैदा होता है नालंदा में। तो नालंदा में ही नालंदा विश्वविद्यालय है, जाहिर सी बात है। कहां पर है ये? बिहार में है। अब ये नहीं रह गया है, दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई यहां पर, ये पुराना वाला। अच्छा, इन तीनों को जला दिया था कौन? बख्तियार खिलजी ने। तक्षशिला को, नालंदा को, दोनों को जला दिया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में किसने किसने बनवाया? हाँ, गुप्त शासक कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। और एक विश्वविद्यालय और ध्यान रखना है, कौन सा विश्वविद्यालय है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवा रखा है? धर्मपाल ने। पाल वंश का राजा है धर्मपाल, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी 3 यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार के भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में है। भागलपुर सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं याद रखना, बिहार देंगे तब कभी आएगा। बिहार के भागलपुर में क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किस वंश के शासक हैं? पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। चलिए, इतनी बात लिखिए।
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? हाँ, चाणक्य ने। इन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त, इन्हीं को बोलते हैं कौटिल्य। अच्छा, अर्थशास्त्र पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? अर्थशास्त्र पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है? हो गया तब, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, भाषा कौन सी है? संस्कृत, संस्कृत भाषा में है। अच्छा, ये किस पे आधारित है? ध्यान रखना, ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है। नाम है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये क्या? राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। क्या? राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। या यह बताता है कि एक राजा को प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देता है। किसी भी राजा को किसी राज्य का प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, इसके महत्व को दर्शाता है। राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। किसी भी देश का प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताता है कि राजा के कर्तव्य क्या हैं, ये सब बारे में जानकारी देता है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे होते हैं ना एक इसमें, जैसे पुस्तक में होता है ना कि अच्छा चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर बहुत यूनिट होता है, फिर चैप्टर होता है, फिर उसमें टॉपिक होता है। तो ऐसे ही इसमें क्या है? प्रकरण और अधिकरण है। ठीक है, 15 प्रकरण है और 180 अधिकरण। इसमें क्या है? 15 प्रकरण है और 180 अधिकरण है। ध्यान रखना, इतनी बातें अर्थशास्त्र के बारे में जानना। अर्थशास्त्र थोड़ा मोड़ा बौद्ध धर्म की जानकारी देती है। बौद्ध धर्म कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देती है। हालांकि डायरेक्ट नाम नहीं लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी देता है, बस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है कुछ। और ये भी बताता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ये पुस्तक जानकारी देती है भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। लेकिन इसी समय का एक व्यक्ति है मेगास्थनीज, जिसने पुस्तक लिखी इंडिका, वो बताता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, क्योंकि वहां पर दासों को बांध के रखा जाता था, यहाँ बिना बांधे दास बन जाते थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भारतीय लोग सूद पे लेन देन करते थे, और सबसे ज्यादा सूद तब लिया जाता था जब कोई भी व्यक्ति विदेश में व्यापार करने जाता था, क्योंकि वहां पर धन डूबने के चांसेस ज्यादा रहते थे। तो ये सब किताबें में जिक्र है अर्थशास्त्र में। अच्छा, मुद्रा राक्षस। हाँ, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। ये मौर्य काल की जानकारी देता है, मौर्य काल की जानकारी देता है। ठीक है, पूरी जानकारी देता है, कैसे, यही बताता है मुद्रा राक्षस कैसे चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, इसके बारे में जानकारी देता है। अब कहानी नहीं सुनाएंगे, ठीक है, सुना रखा हमने। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस ध्यान ना विशाख दत्त की है, ये भी मौर्य काल की जानकारी देता है। अच्छा, फिर पूछा जाए स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासदत्ता पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखना, भास ने लिखी है। स्वप्न वासदत्ता पुस्तक लिखी है किसने? भास नाम के कवि थे, डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास। ये भी ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग के जानकारी देती है उस समय अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत सारी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, बहुत सारी पुस्तकें लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम अग्निका मालविक्रम, अग्नि मालविका, मालविकाग्निमित्रम मित्रम। ठीक है, ये दोनों किसकी है? ये कालिदास की है।
और एक पुस्तक है ऋतु संहारम। संहारम ये भी किसकी है? कालिदास जी के है। अग्निका अग्निका वकाल मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहारम। ऋतु संहारम पुस्तक भी किसकी है? कालिदास जी की है। चलिए अब कुछ पुस्तकें पूछी जाती हैं कि किस ग्रंथ से संबंधित है। जैसे मान लो पूछ दिया दीप वंश, महावंश, ललित विस्तार। ठीक है, तो कुछ पुस्तक इसके पुस्तकों के नाम नहीं पते हैं कौन लिखा है, लेकिन ये पुस्तक पूछता है कि कहाँ के हैं। जैसे देखो दीप वंश, महावंश, दीप वंश, महावंश, ठीक है, श्रीलंका के महाकाव्य है, या ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? दीपवंश महावंश श्रीलंका के महाकाव्य है, और ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश श्रीलंका में लिखे गए थे। ठीक है, अच्छा दो ग्रंथ, एक पूछा जाता है ललित, ललित विस्तार, ये भी क्या है? नेपाल में लिखी गई बौद्ध ग्रंथ है। चलो कुछ बौद्ध ग्रंथ और सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये तीनों क्या है? ना सुत्त पिटक, अभिधम्म और विनय। विनय का मतलब नियम कानून है, अभिधम्म में दर्शन है, सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं, उपदेश की जानकारी, बौद्ध धर्म में उपदेशों की जानकारी। भगवान बुद्ध ने जो भी जानकारी दे रखी थी, मतलब जिन्होंने उपदेश दे रखे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे? सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन की बात की गई है। दर्शन का मतलब होता है कि कैसे भगवान से मिलते हैं, ये सब होता है। थीम क्या है, मतलब जब दुनिया क्या हो जाती, कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि संसार के बाहर क्या है। ठीक है, जैसे हम लोगों का आरण्यक उपनिषद, उपनिषद वगैरह है, आत्मा है कि परमात्मा है, परमात्मा है कि आत्मा, इस तरह का डिबेट होने लगता है, तो वो हो जाता है दर्शन, फिलोसफी। ठीक है, यानी इस पे धर्म से बाहर उठ करके केवल विचारों पर प्रश्न किया जाता है। दर्शन का मतलब होता है कि इसमें विचार शामिल किए जाते हैं। ठीक है, फिलोसफी का मतलब है कि विचार, लोगों का विचार क्या है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताता है। तो बौद्ध दर्शन के बारे में बताता है, बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी। अच्छा, विनय पिटक क्या है? बौद्ध धर्म, जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म मानेगा, जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म मानेगा, उसमें नियम कानून क्या होंगे, ये बताया गया है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के नियम कानून। अच्छा, एक पुस्तक पूछता है अंगुत्तर निकाय, बहुत ज्यादा पेपर में पूछ रखा है, पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इसी में बताता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि ईस्वी से 600 साल पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, अभी कल ही बताए थे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, बहुत सारे निकाय हैं, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, लेकिन पेपर में एक ही पूछता है अंगुत्तर निकाय। निकाय आज सब क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और क्या बताता है कि 6वीं शताब्दी पूर्व 16 महाजनपद थे, बताए थे 16 महाजनपद के बारे में। और इसमें सबसे पावरफुल कौन बना?
मगध। मगध इस सब पे कब्जा कर लिया। लिख लीजिए इसे, फिर आगे बताते हैं।